हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 37वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रेहान की बात सुनकर विक्रांत को भी अब कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने अधिराज के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर उसे लगभग झंझोड़ते हुए कहा, रेहान क्या कर रहा है? अधिराज किस सच की बात कर रहा है? वो कौन सा सच है जो इतने सालों से तुम मुझसे छुपा रहे हो? बोलो। विक्रांत ने अधिराज पर चिल्लाते हुए कहा। अधिराज ने अपनी कांपती आवाज में कहा, विक्रांत मत भूलो मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, तुम मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो? अधिराज का यह कहना था कि रेहान ने गुस्से से एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे अधिराज का चेहरा एक तरफ झुक गया। रेहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह चाचा भतीजे का गेम अब किसी और के सामने खेल अधिराज, क्योंकि तूने जो किया है ना, तू किसी रिश्ते के लायक नहीं है। अब बिना किसी ड्रामा के चुपचाप सारा सच बोल दे, वरना अभी के अभी मैं तेरी सांसें तुझसे छीन लूंगा। अब अधिराज भी समझ गया था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सारा सच बताने के अलावा। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, ठीक है बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। विक्रांत ने उसका कॉलर छोड़ दिया। अधिराज जाकर धम्म से सोफे पर बैठ गया और बोला, यह सच है विक्रांत कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारे डैड की मौत हुई थी जबकि तुम्हारी माँ जिंदा बच गई थी। मैंने इस बारे में तुमसे झूठ नहीं बोला था और इतने वक्त तक वह मेरी ही कैद में थी। और जो वीडियो अक्सर मैं तुम्हें दिखाता था वह तुम्हारी माँ का ही था जो वेंटिलेटर पर थी। लेकिन यह झूठ है कि वह अब तक जिंदा है। कुछ साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। अधिराज का यह कहना था कि विक्रांत एकदम शॉक्ड रह गया। क्या मेरी माँ मर चुकी हैं? कुछ साल पहले? तो अधिराज ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वह अभी भी जिंदा है और मेरी कैद में है, जबकि वह तो कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी। लेकिन मैं तुम्हें पुरानी वीडियो दिखाकर ही ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम पर से मेरा कंट्रोल ख़त्म हो। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है तो तुम कभी मेरी कोई बात नहीं मानते और ना ही वह करते जो मैं तुमसे करवाना चाहता था। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को नहीं हथिया पाया, सिर्फ इस रेहान राठौर की वजह से। यह हमेशा मेरे आड़े में आता रहा। तुम्हारी प्रॉपर्टी का 60% इसने अपनी अपने अंडर ले लिया था। यहाँ तक कि तुम्हारे ज़्यादातर शेयर्स इसी के पास थे। अधिराज बोलता ही जा रहा था, लेकिन विक्रांत जैसे एकदम ब्लैंक हो गया था। उसके दिमाग में तो यही बात गूंज रही थी कि जिस आस में वह अब तक जी रहा था कि उसकी माँ जिंदा है और किसी न किसी वक्त अधिराज की कैद से वह उन्हें छुड़ा लेगा, वह आस पूरी तरह से टूट चुकी थी। विक्रांत वहीं घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और सर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। इस वक्त वह खुद को बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी लाल आंखों से अधिराज की तरफ देखने लगा। अधिराज समझ गया था कि अब विक्रांत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह अपनी सफाई देते हुए बोला, देखो विक्रांत, मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें बचाने की, लेकिन हमारे डॉक्टर की टीम उन्हें नहीं बचा पाई। वहीं रेहान तो नफरत से अधिराज को देख रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि इसी वक्त वह अधिराज की जान ले ले। विक्रांत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अधिराज की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मेरी माँ इतने वक्त तुम्हारी कैद में थी और तुमने मुझे उनसे मिलने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि आखिरी बार एक बेटे होने का फर्ज तक नहीं निभाने दिया, और अभी भी तुम मुझे सफाई दे रहे हो। कहकर विक्रांत ने उसके कॉलर को पकड़कर एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मार दिया, जिससे अधिराज सीधा फर्श पर जाकर गिरा। अब विक्रांत उसके ऊपर जाकर ही बैठ गया और उसके मुंह पर लगातार पंच करने लगा। वह अब गुस्से में पूरी तरह से पागल हो गया था। वहीं अधिराज उसे छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन विक्रांत के सिर पर तो अब खून सवार था। रेहान ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वह भी जानता था इस वक्त विक्रांत कितने दर्द में है। उसे भी विक्रांत की हालत देखकर अफसोस हो रहा था और विक्रांत का हक बनता था अधिराज को उसके किए की सजा देने का। विक्रांत ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। अधिराज पूरी तरह से लहूलुहान फर्श पर पड़ा हुआ था, लेकिन विक्रांत का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। वह उसे लातों और घूंसों से मारे ही जा रहा था। कुछ ही देर बाद अधिराज वहीं पर निढाल हो गया। रेहान ने जब विक्रांत को रोकते हुए कहा,
विक्रांत अब छोड़ दो इसे, इसका फैसला हम बाद में करेंगे, संभालो खुद को। पर विक्रांत उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। रेहान ने अब उसे खींचकर अधिराज से अलग किया और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, विक्रांत संभालो खुद को। मैं जानता हूँ इसने बहुत गलत किया है, पर हम इसके गुनाहों की सजा इसे जरूर देंगे। अगर तुमने इसे अभी मार दिया तो इसके लिए तो यह सजा बहुत कम होगी। इसे तड़पना होगा हमारी कैद में पूरी जिंदगी। विक्रांत ने रेहान से कहा, तुम सही कह रहे हो, इसे भी तड़पना होगा। जैसे इसने मेरी माँ को अपनी कैद में रखा था, वह भी तड़पी होंगी, और मैं भी तड़पा था अपनी माँ के बिना। अब यह भी तड़पेगा। तभी रेहान के आदमी आए और अधिराज को उठाकर वहां से बाहर ले गए। रेहान भी विक्रांत को अपने साथ अपनी गाड़ी तक ले आया। वह जानता था कि विक्रांत की हालत इस वक्त बहुत बुरी है और कोई हालत में ड्राइव नहीं कर पाएगा। उसने विक्रांत को फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइव करने लगा गाड़ी और वहां से निकल गया। रेहान विक्रांत को मैंसन वापस ले आया था। सुहाना, जो दादी के साथ ही हॉल में बैठी हुई थी, उसने जब विक्रांत को इस वक्त घर में देखा तो उसने विक्रांत को रोकते हुए कहा, विक्रांत सुनो मेरी बात। लेकिन विक्रांत ने उसकी बात नहीं सुनी और सीधा अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। सुहाना को विक्रांत आज थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कभी विक्रांत ने उसकी बात का जवाब ना दिया हो। वहीं दादी को भी विक्रांत को सही नहीं लग रहा था। हैरान रेहान ने सुहाना की तरफ देखा और कहा, सुहाना तुम विक्रांत के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। सुहाना ने अपना सर हाँ में हिलाया और सीढ़ियों की तरफ चले गए। फिर दादी ने रेहान से पूछा, रेहान क्या हुआ, विक्रांत को कुछ हुआ है क्या? रेहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ दादी, बहुत कुछ हुआ है। इसके साथ फिर रेहान ने धीरे धीरे करके सारी बातें बता दी। सच जानकर दादी ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, यह अधिराज इतना गिरा हुआ निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जानती थी कि वह एक घटिया इंसान है, पर यह अपने ही परिवार के लोगों के साथ ऐसा करेगा? हद ही पार कर दी उस इंसान ने तो। रेहान ने दादी की बात सुनकर मन ही मन कहा, अब हद पार करने का वक्त हमारा आ गया है। उस अधिराज को छोड़ेंगे नहीं, पल पर तड़पेगा वह हमारे कैद में, मौत की भीख मांगेगा, पर उसे मौत नहीं मिलेगी। कहकर रेहान ने ऊपर की फ्लोर की तरफ देखा। सुहाना रूम में आई। इस वक्त रूम में पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ बाहर की रोशनी ही रूम के अंदर आ रही थी। सुहाना ने पूरे रूम में नजर घुमाकर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। बालकनी का डोर ओपन था तो सुहाना समझ गई कि विक्रांत जरूर बालकनी में ही गया होगा, तो उसने भी अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। विक्रांत, कहाँ हो तुम? लेकिन सुहाना को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। सुहाना ने बालकनी में देखा तो यहाँ भी उसे विक्रांत नजर नहीं आया। वह आसपास जाने के लिए पलटी ही थी कि तभी उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर एक दीवार की तरफ देखा जहाँ से टेक लगाए विक्रांत फर्श पर बैठा हुआ था। विक्रांत की आंखें पूरी तरह से लाल थी, लेकिन उसकी फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। सुहाना ने विक्रांत को कभी इस हालत में नहीं देखा था। इस वक्त जो विक्रांत उसके सामने था वो टूटा हुआ इंसान लग रहा था। सुहाना का दिल विक्रांत को ऐसी हालत में देखकर धक से रह गया। वह जल्दी से विक्रांत के पास आई और घुटनों के बल उसके पास बैठकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? मुझे बताओ। विक्रांत, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? विक्रांत ने खाली नजरों से सुहाना की तरफ देखा और फिर उसने सुहाना को हक कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुहाना ने भी विक्रांत को अपनी बाहों में भर लिया और उसका सर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बताओ मुझे विक्रांत, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रांत ने एक थकी हुई आवाज में कहा, अभी कुछ मत पूछो सुहाना, बस ऐसे ही रहो। सुहाना ने भी फिर कुछ नहीं कहा और वह विक्रांत के बालों में उंगलियां फेरती रही। वहीं विक्रांत आंखें बंद किए हुए सुहाना को होल्ड किए हुए बैठा हुआ था। काफी देर तक सुहाना और विक्रांत ऐसे ही बैठे रहे। कुछ देर बाद विक्रांत सुहाना से थोड़ा दूर हुआ और अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए बोला, जब कोई उम्मीद टूटती है ना सुहाना, तो वह इंसान को भी तोड़ कर रख देती है। आज कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ मैं। फिर विक्रांत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी दोनों हाथों को अपने बालों में फेरा। विक्रांत ने इस वक्त सुहाना की तरफ पीठ की हुई थी, इसलिए सुहाना उसकी आंखों की नमी नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में घुला हुआ दर्द सुहाना अच्छे से महसूस कर रही थी। सुहाना अपनी जगह से खड़ी हुई और विक्रांत के सामने जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बहुत दर्द है, बहुत दर्द में होना। विक्रांत, मैं नहीं जानती कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें दर्द पहुंचा रही है, लेकिन तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। बताओ मुझे विक्रांत, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे नहीं देख सकती मैं तुम्हें।
कहते हुए सुहाना ने विक्रांत के एक गाल पर अपना हाथ रख दिया। विक्रांत ने सुहाना को हक किया और अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, तुम्हें सब बताऊंगा सुहाना, सब कुछ। कुछ देर बाद विक्रांत और सुहाना दोनों ही बालकनी के ही काउच पर बैठे हुए थे। सुहाना ने विक्रांत के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था और उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था। सुहाना की भी आंखें नम थी। उसने बिना विक्रांत की तरफ देखे कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा विक्रांत कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। क्या परिवार के लोग भी कभी एक दूसरे के साथ ऐसा भी करते हैं? 15 दिन बाद आज देविका की सर्जरी थी, इसलिए सभी लोग हॉस्पिटल में ही पहुंच गए थे। देविका को सर्जरी के लिए ओटी ले जाया गया था। विक्रांत बेचैनी से ओटी के बाहर ही चहलकदमी कर रहा था। वहीं सुहाना भी बेंच पर बैठे हुए विक्रांत को ही देख रही थी। देविका को ओटी में गए 2 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका था। कुछ ही देर बाद शिवाय ओटी से बाहर आया। उसने अपना सर्जिकल मास्क हटाते हुए विक्रांत की तरफ देखा तो विक्रांत जल्दी से शिवाय के पास आया और पूछा, शिवाय मेरी दी कैसी है? सर्जरी सक्सेस हुई ना? तो शिवाय ने स्माइल करते हुए विक्रांत के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। अभी फ़िलहाल के लिए देविका को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर हम लोग उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तब तक तुम अपनी दी से मिल लेना। शिवाय की बात सुनकर विक्रांत के फेस पर एक राहत भरी स्माइल आ गई। वहीं दादी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, शुक्र है तेरा भगवान, अब मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। दादी ने शिवाय से कहा, बेटा तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तो शिवाय ने दादी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, दादी आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने कोई एहसान नहीं किया है। देविका मेरी दोस्त है और वैसे भी एक डॉक्टर का फ़र्ज होता है ना अपने पेशेंट को ठीक करना, तो बस मैं डॉक्टर का फ़र्ज ही निभा रहा हूँ, कहकर शिवाय वहाँ से चला गया। सुहाना भी विक्रांत के पास आकर खुश होते हुए बोली, विक्रांत अब दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, अब तुम टेंशन मत लो। विक्रांत ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और सुहाना और दादी को हक करते हुए कहा, अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, बस मेरी दी ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद देविका को होश आ चुका था। इस वक्त उसे पूरी फैमिली घेरे हुए बैठी थी। विक्रांत देविका का हाथ पकड़े उसके बेड के पास ही चेयर पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। देविका ने विक्रांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, विक्रांत कितने वक्त बाद तुम्हें खुश देख रही हूँ। तो विक्रांत ने देविका का हाथ चूमते हुए कहा, और मैं भी आपसे कितने वक्त बाद बात कर रहा हूँ। बस दी अब आप खुश रहिए। आपको इतने वक्त से ऐसे देखकर मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। वहीं रेहान जो वहीं सोफे पर बैठा हुआ था, उसने देविका से कहा, हाँ दी, विक्रांत सही कह रहा है। आपकी ऐसी तबीयत देखकर इसने रो रो कर पूरे मेंशन में बाढ़ ला दी थी और हम लोग भी उस बाढ़ में तैरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। रेहान की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को हंसी आ गई। वहीं विक्रांत ने रेहान को घूर कर देखा तो रेहान ने उसे फिर छेड़ते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रहा है? क्या सच में ऐसा नहीं था? तो विक्रांत ने कहा, क्या तूने कभी मुझे रोते हुए देखा है रेहान? और अब मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। फिर उसने देविका से कहा, बस दी अब आपको मैं जल्द से जल्द घर ले जाना चाहता हूँ। तभी शिवाय ने अंदर आते हुए कहा, मेरी परमिशन के बिना तुम देविका को घर नहीं ले जा सकते। देविका को यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी तो उसने शिवाय की तरफ देखा और हैरानी से बोली, शिवाय तुम यहाँ? तो विक्रांत ने कहा, हाँ दी, शिवाय ने ही आपकी सर्जरी की थी और इसी के बदौलत आप बिल्कुल ठीक है। शिवाय देविका के पास आते हुए बोला, और नहीं तो क्या, आखिर मुझे मेरी दोस्त के लिए यह तो करना ही था ना। वैसे देविका तुम्हें इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो मुझे तुम्हारा रूटीन चेकअप करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज दूंगा। देविका ने स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। शिवाय ने कहा, अब आप सभी लोग बाहर जाइए, हमें देविका का रूटीन चेकअप करना है। तो विक्रांत और बाकी सभी लोग रूम से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ एक नर्स शिवाय और देविका ही थी। शिवाय ने उसके कुछ फॉर्मल चेकअप किए, उसके बाद नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से भेज दिया। अब रूम में सिर्फ देविका और शिवाय ही मौजूद थे। शिवाय देविका के पास चेयर पर ही बैठ गया और स्माइल करते हुए देविका से पूछा, देविका हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे, फिर इतने सालों में तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। देविका एक फीकी स्माइल के साथ बोली, पर शिवाय तुम्हारा वह प्रपोजल। तो शिवाय ने स्माइल करते हुए कहा, देविका तो क्या हुआ जो तुमने मेरा वह प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया? लेकिन फिर भी हम एक अच्छे दोस्त तो थे ना। तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ हो गया फिर भी तुमने अपने दोस्त को याद नहीं किया। नहीं शिवाय, ऐसी बात नहीं है। दरअसल लाइफ में एक के बाद
इतना कुछ हो रहा था, एक के बाद एक इतना कुछ हो रहा था कि मैं तो बस उसमें खो सी गई। अब तो कभी कभी लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी है ही नहीं। तुम तो जानते हो ना, हमेशा से मैं कैसी ज़िंदगी जीना चाहती थी। लाइफ में प्यार भी आया, फैमिली भी बनी, लेकिन धीरे धीरे सब छिन गया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ही सभी के लिए मनहूस हूँ। देविका ने उदासी से कहा। तो शिवाय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, देविका खबरदार, जो आज के बाद तुमने यह बात कही तो मेरे लिए तो तुम मेरा लकी चार्म रही हो हमेशा से ही। फिर देविका ने कुछ सोचते हुए पूछा, शिवाय तुमने भी तब तक अब तक शादी तो कर ली होगी ना? कैसी है तुम्हारी बीवी? अब तो शायद तुम्हारे बच्चे भी होंगे। तो शिवाय ने हंसते हुए कहा, ना मेरी बीवी है ना ही मेरे बच्चे। बस एक से मैंने दिल लगाया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद किसी और से दिल लगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सिवाय की बात सुनकर देविका की चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, सिवाय प्लीज तुम उन बातों को मत करो। और अगर तुमने इसी वजह से शादी नहीं की है तो तुम गलती कर रहे हो। तुम एक अच्छी सी लड़की से शादी करके घर बसा लेना चाहिए तुम्हें। सिवाय कुछ देर तो चुप रहा, फिर खड़े होते हुए बोला, मैं आज भी इंतजार कर रहा हूँ देविका, और मुझे उम्मीद है कभी ना कभी मेरा इंतजार जरूर खत्म होगा। कहकर शिवाय वहां से चला गया। देविका उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, शिवाय तुम एक अच्छे लड़के डिजर्व करते हो। तुम क्यों मेरे पीछे अपनी लाइफ खराब कर रहे हो जो कभी नहीं हो सकता? तुम उस बात की उम्मीद लगाए बैठे हो। दरअसल शिवाय देविका का जूनियर था। देविका शिवाय से 2 साल बड़ी थी, इसलिए देविका के मन में शिवाय के लिए ऐसी कोई फीलिंग आई ही नहीं थी। लेकिन वहीं शिवाय ने जब से पहली बार देविका को देखा था, तब से ही उसे प्यार कर बैठा, और उसने इस वक्त सोच लिया था कि वह अपनी सारी जिंदगी देविका के साथ ही बिताएगा। लेकिन देविका ने कभी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त रही थी, लेकिन उसने इस रिश्ते को दोस्ती तक ही सीमित रखा। जबकि शिवाय के लिए देविका दोस्ती से भी कहीं ज्यादा बढ़कर थी। 2-3 दिन बाद ही देविका को डिस्चार्ज मिल गया और अब वह घर शिफ्ट हो गई थी। धीरे धीरे अब यह रिकवर हो रही थी। राठौर मेंशन में एक बार फिर से खुशियां लौट आई थी। सुहाना रूहानी के साथ दादी के रूम में बैठी हुई थी और दादी, सुहाना और रूहानी तीनों ही वीडियो गेम खेल रही थी। तभी देविका ने अंदर आते हुए दादी से कहा, दादी क्या एक गेम मेरे साथ भी खेलोगी? दादी ने पलटकर देविका की तरफ देखा तो दादी ने स्माइल करते हुए कहा, देविका क्यों नहीं, आओ बैठो। देविका भी आकर दादी के बगल में बैठ गई। सुहाना ने देविका को रिमोट देते हुए कहा, ये लो दी आपके लिए। तो देविका ने सुहाना की तरफ देखा, फिर उसके हाथ से रिमोट लेते हुए कहा, सुहाना आई एम सॉरी। दरअसल देविका काफी वक्त से सुहाना से यह बात कहना चाहती थी, लेकिन उसे कभी कोई मौका ही नहीं मिला, या फिर उसके अंदर एक गिल्ट था कि अनजाने में ही सही उसकी वजह से सुहाना को काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। कुछ देर के लिए तो सुहाना देविका को देखती ही रह गई, फिर एकदम से स्माइल करते हुए बोली, दी आप मुझे सॉरी क्यों बोल रही हैं? आपने तो कभी कुछ गलत ही नहीं किया मेरे साथ। तो देविका ने सुहाना से कहा, नहीं सुहाना, मैंने वाकई में तुम्हारे साथ गलत किया है, चाहे अनजाने में ही सही, पर गलत तो तुम्हारे साथ हुआ था ना। तो दादी ने देविका से कहा, देविका अब उन सब बातों को याद मत करो। ऊपर वाले ने बड़ी मुश्किल से हमारे घर में वापस खुशियां लौटाई हैं, तो बस अब उन खुशियों को महसूस करो। पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है, जाने या अनजाने में, अब उन्हें याद करने का कोई फायदा नहीं है। वह कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो रूहानी ने भी दादी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो दादी, अब सब कुछ भला ही भला है। इस बात पर मैं सबके लिए मूंग दाल का हलवा बनाकर लाती हूँ, ठीक है? दादी ने खुश होते हुए कहा, यह हुई ना बात रूहानी, अब जल्दी से जाकर अपने हाथ का मूंग दाल का हलवा बना लाओ। रूहानी सोफे से खड़ी हुई और रूम से बाहर चली गई। रूहानी किचन की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे याद आया, तो उसका फ़ोन तो काफ़ी वक्त से उसके पास है ही नहीं। हे भगवान, मैं फ़ोन कहाँ रखाई? दादी के रूम में? नहीं नहीं, दादी के रूम में भी मेरे पास फ़ोन नहीं था, शायद मेरा फ़ोन मेरे रूम में होगा, पहले फ़ोन ले आती हूँ। रूहानी जल्दी से ऊपर के फ्लोर की तरफ गई। रूहानी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाती हुई आगे जा रही थी, क्योंकि उसे सबके लिए मूंग दाल का हलवा भी तो बनाना था। रूहानी अपने रूम के डोर के पास पहुंची ही थी कि तभी रूम का डोर ओपन हुआ और रेहान अंदर से बाहर की तरफ आया। लेकिन रेहान का भी ध्यान सामने की तरफ नहीं था और एकदम से दोनों एक दूसरे से टकरा गए। रूहानी ने गिरने से बचने के लिए रेहान को पकड़ लिया, लेकिन रेहान भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया और रूहानी को पकड़े हुए ही फर्श पर गिर गया। रेहान नीचे था और रूहानी उसके ऊपर। रेहान ने अच्छे से रूहानी को होल्ड किया हुआ था। रूहानी ने अपना सिर उठाकर रेहान की तरफ देखा और कहा, रेहान तुम देख कर नहीं चल सकते क्या? रेहान ने हैरानी से कहा, रूहानी
देखकर तुम नहीं चल रही थी, मैं तो रूम से बाहर आ रहा था, तुम ही मेरे ऊपर जाकर गिरी। अब रूहानी को भी पता था कि वाकई में गलती उसी की थी। वही बिना देखे चल रही थी, इसलिए उसने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, सॉरी, मेरी गलती थी, अब हटो, मुझे जाने दो। पर रेहान ने उसे छोड़ने के बजाय और कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं जाने दूं तो? रूहानी ने कहा, रेहान, हम लोग इस वक्त कॉरिडोर में हैं, कोई हमें ऐसे देख लेगा तो रेहान ने कहा, तुम्हें पता है ना, मेरे फ्लोर पर ऐसे कोई भी नहीं आ सकता है। तभी एक दूसरी आवाज वहां पर आई, मैं आ सकता हूँ ना, तेरा जिगरी दोस्त, तेरे जिगर का टुकड़ा, वीरांश चौहान। तभी दोनों ने पलटकर वीर की तरफ देखा, जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले और भौहें चढ़ाए एक शरारती स्माइल के साथ उन्हें ही देख रहा था। रूहानी जल्दी से रेहान के ऊपर से खड़ी हो गई और हड़बड़ाती हुई बोली, वीर, तुम यहाँ? तो वीर ने भी स्माइल करते हुए कहा, बस मैं यहाँ से गुजर ही रहा था, तुम लोग अपना कंटिन्यू करो, यह कॉरिडोर वाला रोमांस मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। रूहानी को अब वीर की बात सुनकर बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी और उसके लिए यह सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड भी थी कि वीर ने रेहान और उसे इस हालत में देखा था, इसलिए वह शर्मा कर जल्दी से रूम के अंदर भाग गई। रेहान ने रूहानी को जाते हुए देखा और फिर वीर से कहा, तू अपना मुंह बंद नहीं कर सकता है, अगर तूने हमें कॉरिडोर में देखा ही था तो चुपचाप से पलट कर जा सकता था ना, अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? तो वीर ने कहा, हाँ तो तुम्हें किसने कहा था कॉरिडोर में यह रोमांस वाला सीन दिखाने के लिए? क्या तुम्हारा बेडरूम कम पड़ जाता है क्या, जो तुम यहाँ वहाँ रोमांस करते फिरते हो? फिर एक स्माइल के साथ उसे छेड़ते हुए, वैसे तुम्हारी हरकतें देखकर अब समझ आ रहा है कि क्यों रूहानी सुबह इतनी थकी हुई नजर आती है। रेहान ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, वीर, तुम अपना मुंह ऐसे ही बंद कर लोगे या मैं तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूं। अभी वीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी रूहानी अपना फोन लिए बाहर आई और उसने एक नजर दोनों को देखा और चुपचाप वहां से चली गई। वहीं बॉस अधिराज हमारी कैद से भाग गया है, एक आदमी विक्रांत के सामने सर झुकाए हुए बोला। यह डर से कांप भी रहा था क्योंकि यह जानता था कि यह बात सुनकर विक्रांत का सारा गुस्सा उसी पर ही निकलेगा। वहीं उस आदमी की बात सुनकर विक्रांत एकदम चिल्लाते हुए खड़ा हुआ। व्हाट? वह भाग गया? ऐसे कैसे हमारी कैद से भाग सकता है? उस आदमी ने डरते हुए जवाब दिया, हमारे आदमियों से पता चला है कि उनका बेटा अजीत उन्हें हमारी कैद से भगा ले गया है, हमारे आदमी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विक्रांत ने गुस्से से डेस्क पर रखे हुए सारे सामान को उठाकर नीचे फेंकते हुए कहा, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। 24 घंटे हैं तुम लोगों के पास, अगर 24 घंटे में अधिराज वापस मुझे मेरी कैद में नहीं मिला तो तुम सब मरोगे, समझे? अब निकलो यहाँ से। विक्रांत डेस्क पर ही दोनों हाथ टिकाए हुए गुस्से से बोला, अधिराज, तुम चाहे कितना एफर्ट लगा लो, आना तो तुम्हें वापस मेरी कैद में ही है, क्योंकि कसम खाई है मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने की, लेकिन इस बार तुम्हारा बेटा भी इस सजा का हकदार होगा। तभी विक्रांत की केबिन का डोर नॉक हुआ। विक्रांत का अभी फिलहाल बिल्कुल मन नहीं था किसी से भी मिलने का, लेकिन डोर काफी दिनों से नॉक हुए जा रहा था, इसलिए विक्रांत ने इरिटेट होकर कहा, कम इन। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसने एक हॉट शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी वह अंदर आई। उसकी फेस पर एक कातिलाना स्माइल थी। वह कोई और नहीं, समीरा थी। समीरा को अपने कैबिन में देखकर विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी कर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना मेरी ऑफिस की बिल्डिंग के भी आसपास नजर मत आना, फिर क्यों आई हो यहाँ? समीरा स्माइल करते हुए विक्रांत के पास आई और उसके बहुत करीब खड़ी होकर उसकी नजर आ रहे ऊपर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, ओ विक्रांत बेबी, कितना गुस्सा करते हो तुम, और तुम्हारा यह गुस्सा तुम्हें और भी ज्यादा हॉट बनाता है। कहते हुए समीरा मदहोशी भरी नजरों से विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ उसे दूर झटकते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ क्यों आई हो, यह नहीं कहा कि तुम बकवास करना शुरू कर दो। तो समीरा ने कुछ पल विक्रांत को देखा, फिर एक गहरी आह भरते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम अधिराज राजावत को ढूंढ रहे हो, मतलब तुम्हारे चाचा जी, और उन्हें उनके बेटे ने भगाया। समीरा की बात सुनकर विक्रांत ने गुस्से से समीरा के जबड़े को कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? विक्रांत की पकड़ मजबूत
थी। इस वजह से समीरा को अपने जबड़े में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए वह विक्रांत का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश करने लगी। लेकिन विक्रांत ने अपने दांत पीसते हुए दोबारा कहा, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? तो समीरा ने हकलाती हुई आवाज में कहा, पहले मुझे छोड़ो, मैं तब तो तुम्हें बताऊंगी। विक्रांत ने झटके से समीरा को छोड़ दिया और अपनी चेयर पर जाकर बैठते हुए बोला, अब शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें यह सब कैसे पता? तो समीरा ने पहले खुद को रिलैक्स किया और फिर विक्रांत से कहा, वह अजीत आजकल मैं उसके साथ हूँ, तो बस मुझे पता चला कि वह प्लान बना रहा था अपने बाप को तुम्हारी कैसे छुड़वाने का। समीरा की बात सुनकर विक्रांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, ओह, तो मतलब आजकल तुम अजीत की मिस्ट्रेस बनी हो? नॉट बैड, वैसे तुम जैसी औरतें यही काम कर सकती हैं। तो समीरा ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ना कि मिस्ट्रेस, समझे? पहले तो विक्रांत कुछ देर तक समीरा को देखता रहा, फिर एकदम ठहाका लगाकर हंस पड़ा। फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, समीरा, बिना शादी किए तुम उसे बिस्तर पर खुश करती हो और कह रही हो कि तुम उसकी मिस्ट्रेस नहीं हो। बोलो, मैं गलत हूँ क्या? समीरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरा उसके साथ वही रिलेशन है जो कभी तुम्हारे साथ था। और ठीक है ना, अगर वह मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है उसकी ज़रूरत पूरी करने में। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ सकती हूँ, क्योंकि जो बात तुम में है ना विक्रांत, वह किसी और में नहीं। कहने के साथ ही समीरा एक बार फिर से विक्रांत के सामने ही जाकर खड़ी हो गई और डेस्क से टेक लगाए वह विक्रांत के ऊपर धीरे धीरे झुकने लगी। विक्रांत ने उसे ठंडी नजरों से देखा और फिर उसकी बाह पकड़कर उसे खुद से दूर ढकेलते हुए कहा, आइंदा से ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मेरे करीब आने का हक सिर्फ मेरी बीवी को है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और जहाँ तक बात रही पहले की, तो समीरा, मैं आज भी वही विक्रांत हूँ जो सामने वालों को उनकी औकात याद दिलाना अच्छे से जानता है। तो तुम्हारी औकात सिर्फ एक मिस्ट्रेस की है, वह भी अजीत की। और जहाँ तक तुमने कहा कि तुम्हारे मेरे साथ रिलेशन की बात थी, तो तुम हर रात अपनी कीमत लेकर जाती थी। एम आई राइट? यू वेयर नथिंग मोर देन अ कॉल गर्ल टू मी। विक्रांत की बात सुनकर समीरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह जानती थी कि उसके सामने विक्रांत है और अगर वह उसने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकाला तो विक्रांत यहीं इसी वक्त उसकी जान ले सकता है, क्योंकि जो रूप समीरा ने विक्रांत का देखा है वह अभी तक सुहाना ने नहीं देखा था। के सामने विक्रांत एक केयरिंग हस्बैंड की तरह था। अब तुम्हारी सारी बातें पूरी हो गई हो तो यहाँ से चलती बनो, विक्रांत ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा। तभी समीरा ने एक और कोशिश करते हुए कहा, देखो विक्रांत, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वह अजीत अपने बाप को कहाँ ले गया होगा। तो विक्रांत ने तिरछी नजर से समीरा की तरफ देखा और पूछा, और इसकी कीमत क्या होगी? विक्रांत का सवाल सुनकर समीरा के फेस पर चमक आ गई। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच का रिलेशन पहले की तरह हो जाए। समीरा का यह कहना था कि विक्रांत ने इस सर्द नज़र उस पर डाली, पर समीरा ने विक्रांत के रिएक्शन को इग्नोर किया और सीधा खड़ा होते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो मेरे अपार्टमेंट में आ जाना। यह समीरा आज भी तुम्हारा शिद्दत से इंतजार करती मिलेगी। कहकर समीरा केबिन से बाहर चली गई। विक्रांत ने उसे जाते हुए देखा और अपना फोन उठाकर किसी को मैसेज किया और वापस फोन अपनी डेस्क पर रखकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। रूहानी बालकनी पर ही खड़ी हुई रेहान के आने का वेट कर रही थी। आज बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो तन और मन दोनों को ही सुकून पहुंचाने वाली थी। ठंडी हवा की झोंकों से रूहानी के लंबे बाल हवा में उड़ते हुए बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे रूहानी बार बार अपने कान के पीछे कर रही थी। तभी रूहानी को अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ एहसास हुआ और किसी की गर्म सांसों का एहसास उसे अपनी गर्दन पर हुआ। रूहानी समझ गई कि यह कौन है। उसने बिना पीछे पलटे ही कहा, रेहान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतनी देर क्यों लगा दी? रेहान ने रूहानी की नेक को अपने होठों से सहलाते हुए कहा, क्यों, आज कुछ खास है क्या जो इतनी शिद्दत के साथ मेरा इंतजार किया जा रहा है? रूहानी स्माइल करते हुए पीछे पलट गई और रेहान के सीने पर हाथ रखे हुए बोली, दरअसल कल मैं कुछ दिनों के लिए भाई के पास जाना चाहती हूँ, सोच रही हूँ कुछ वक्त डैड के साथ बिताऊं। रेहान ने रूहानी के चेहरे की तरफ देखा और शक्ति से कहा, तुम्हें मिलने जाना है तो मिलने जाओ, पर रुकने नहीं जाओगी। कहकर रेहान रूम के अंदर आ गया। रूहानी भी उसके पीछे पीछे अंदर आते हुए बोली, यह क्या बात होती है रेहान, मेरा मन है कुछ वक्त मैं डैड के साथ रहूं, और इतने वक्त से मैं उनसे मिली भी तो नहीं ना, तो कुछ दिन के लिए क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकते हो? रेहान ने बेड पर बैठते हुए कहा, तुम जानती हो कि तुम अगर यहाँ नहीं होती हो तो मेरा मन नहीं लगता है।
तभी रूहानी भी उसके सामने ही घुटनों के बल बैठ गई और बोली, अच्छा 3 दिन के लिए जाने दो, पक्का 3 दिन बाद में जरूर आ जाऊंगी। रूहानी यार तुम जिद क्यों करती हो इतना, रेहान ने कहा। तो रूहानी ने भी कहा, पर तुम भी तो जिद करते हो ना, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। कहकर रूहानी रिक्वेस्ट भरी नजरों से रेहान को देखने लगी। आखिरकार रेहान को रूहानी की बात माननी ही पड़ी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम सिर्फ 3 दिन के लिए जाओगी और उससे 1 दिन भी ज्यादा नहीं। रेहान की बात सुनकर रूहानी खुश होकर रेहान के गले से लग गई और चमकते हुए चहकते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रेहान, तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। रेहान रूहानी की कमर पकड़ उसे लेकर पलट गया। अब रूहानी रेहान के नीचे थी। रेहान ने रूहानी की नेक पर किस करते हुए कहा, अब 3 दिन तुम मेरे पास नहीं होगी तो उसकी भरपाई मुझे आज रात ही करनी होगी। तो रूहानी ने रेहान के खुद से दूर करते हुए कहा, भूल जाइए मिस्टर रेहान राठौर, क्योंकि मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हारी 3 रातों की भरपाई कर सकूं। तो रेहान ने चेहरा उठाकर रूहानी की तरफ देखा, मतलब। तो रूहानी ने भी अपनी बाहें चढ़ाते हुए कुछ इशारा किया जिससे रेहान समझ गया। उसने हताश से अपना सिर नीचे झुका लिया। रूहानी, क्या यार आज मेरा बहुत मूड था। तो रूहानी ने स्माइल करते हुए कहा, अब 3-4 दिन तक अपने इस मूड को कंट्रोल करो। रेहान ने अपना चेहरा उठाकर रूहानी की तरफ देखा और उसके फॉरवर्ड पर किस करते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है ना। तो रूहानी ने स्माइल करते हुए अपना सिर नाम में हिलाया। तो रेहान बेड से उठकर खड़ा हुआ और कहा, चलो फिर मैं स्टडी रूम में ही चला जाता हूँ, कुछ काम ही कर लूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे नींद आने वाली नहीं, तुम सो जाओ। रूहानी उठकर बैठ गई और हैरानी से बोली, रेहान इतनी रात हो गई है, तुम अभी भी काम करोगे, अभी तो तुम आए हो। तो रेहान ने अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाते हुए कहा, अभी फ़िलहाल मुझे नींद नहीं आ रही है, और वैसे भी अभी मैं यहाँ रहा तो रूहानी तुम्हें परेशान ही करता रहूँगा, तुम सो जाओ, मैं बस 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। कहकर रेहान रूम से बाहर निकल गया। रूहानी ने उसे जाते हुए देखा और फिर ब्लैंकेट को मुंह तक ओढ़कर लेट गई। दूसरा दिन सुहाना हॉल में सोफे पर बैठी हुई दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वहीं दादी और माहिरा उसे बार बार चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। दादी ने परेशान होते हुए कहा, सुहाना क्या हुआ बच्चे, इतना रो क्यों रही हो। देखो इतना रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर सुहाना तो दादी की बात सुनकर और भी ज्यादा जोर से रोने लगी। रूहानी, जो अभी कुछ देर पहले ही वहां आई थी, उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, सुहाना अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया ना कि तुम क्यों रो रही हो तो सच में मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी। बताओ मुझे क्या हुआ है। रूहानी की बात सुनकर सुहाना कुछ देर के लिए चुप हुई और उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगी। फिर वापस उसने जोर जोर से दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। अब तो दादी, माहिरा, रूहानी तीनों ही सर पकड़कर बैठ गई। उसी वक्त रेहान, वीर और विक्रांत भी ऑफिस से घर आ गए। घर में इतना हंगामा देखकर और सुहाना का रोना देखकर तीनों को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। विक्रांत जल्दी से सुहाना के पास आया और बोला, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे रो क्यों रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वीर ने कहा, सुहाना तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई मर गया हो। वीर की बात सुनकर तो सुहाना का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। रेहान ने हैरानी से पूछा, क्या सच में कोई मर गया है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार था क्या। सुहाना ने रोते हुए कहा, जीजू वह मर गया, वह मुझे छोड़कर चला गया, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, नहीं वह नहीं मर सकता। तो विक्रांत ने कंफ्यूजन से पूछा, कौन तुम्हें छोड़कर चला गया और कौन मर गया। तो सुहाना रोते हुए बोली, आयुष आयुष मुझे छोड़कर चला गया, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, उसे नहीं मरना चाहिए था। तभी रूहानी ने कुछ सोचकर कहा, वेट वेट, यह आयुष तुम्हारे उस सीरियल वाला आयुष तो नहीं है जो तुम्हारा क्रश था। रूहानी का यह कहना था कि विक्रांत ने अपनी भौहें सिकोड़कर सुहाना की तरफ देखा। तो सुहाना ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरा वही आयुष, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। आज ही के एपिसोड में उसकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, मेरा तो दिल ही टूट गया। सुहाना का यह कहना था कि अब सभी अजीब नजरों से सुहाना को देखने लगे। वहीं विक्रांत थोड़ी सख्त आवाज में बोला, क्या तुम किसी सीरियल के एक्टर के मरने पर रो रही हो जिसकी डेथ सीरियल में हुई है, रियली। सुहाना ने सुबकते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। तो विक्रांत ने अपना सिर ना में हिलाते हुए मन ही मन कहा, क्या क्या
अफलातून बीवी मिली है तुझे। तभी वीर ने सुहाना को चुप कराते हुए कहा, अरे सुहाना, इसमें रोने वाली क्या बात है? विक्रांत है ना, विक्रांत तुम्हें उस एक्टर से रियल में मिला देगा। अच्छी खासी जान पहचान है विक्रांत की इंडस्ट्री में। वीर की बात सुनकर विक्रांत ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वहीं सुहाना तो चहकते हुए सोफे से खड़ी हो गई और बोली, सच में विक्रांत, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? मैं उस एक्टर से मिल सकती हूँ? वहीं रेहान ने मन ही मन कहा, इस वीर को ना हमेशा उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है। अब पक्का विक्रांत इसकी हड्डियां तोड़ेगा। कहकर वो रूम की तरफ बढ़ गया, पर सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने पलटकर रूहानी की तरफ देखा और कहा, रूहानी, 1 मिनट इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो रूहानी भी जल्दी से रेहान के पीछे पीछे चली गई। वहीं विक्रांत ने सुहाना को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, हाँ, मिलवाता हूँ ना तुम्हें उस एक्टर से, चलो। कहकर वो उसे रूम की तरफ ले गया। तो माहिरा ने कहा, यह सुहाना और उसके स्टूपिड से सीरियल पक्की नौटंकी हो गई है। इन्हें देख देख कर विक्रांत सुहाना को रूम में ले आया और बेड पर बैठाते हुए बोला, हाँ तो अब बोलो, इतना रोना धोना तुमने सिर्फ एक सीरियल के एक्टर के लिए किया है? तो सुहाना ने कहा, वह सिर्फ सीरियल का एक्टर नहीं है विक्रांत, तुम्हें पता है, मैं उसके सीरियल को तब से देख रही थी जब मैं हाई स्कूल में थी। हमेशा उसे देखकर मैं यही सोचती थी कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए, इतना स्मार्ट है, हैंडसम, केयरिंग, लविंग। सुहाना अपने दिल में बोले ही जा रही थी, बिना यह देखे कि विक्रांत को सुहाना के किसी और के लिए इतनी तारीफ करना पसंद नहीं आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह अभी जाकर उस एक्टर की जान ले ले। फिर सुहाना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, तो मुझे मिलवाओगे ना मुझे उससे? तो विक्रांत ने उसकी बाह पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, भूल जाओ और मेरे सामने दोबारा उसका नाम मत लेना, समझी? कहकर विक्रांत वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी सुहाना जल्दी से उसके पीछे आई और उसके सामने खड़े होते हुए बोली, ऐसे कैसे? अभी तुमने नीचे कहा था ना कि तुम मुझे उससे मिलवाओगे, और तुम्हारी इस इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी पहचान भी है, तो प्लीज़ मुझे उससे मिलना है, मिलवा दो ना। तो विक्रांत ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मैंने नहीं कहा था तुम्हें सुहाना कि मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, यह वीर ने कहा था और मैंने इस बात पर हाँ नहीं कहा था। और दूसरी बात, आज के बाद तुम यह स्टूपिड सीरियल नहीं देखोगी, समझी? कहकर विक्रांत आगे बढ़ने ही लगा। तभी सुहाना ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्यों नहीं देखूंगी मैं? हिंदी सीरियल देखना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं इन्हें देख कर ही रहूंगी। और दूसरी बात, तुम मुझे कल ही उस एक्टर से मिलवा रहे हो, वरना? तो विक्रांत ने भी उसके और करीब आते हुए कहा, वरना क्या? हाँ? तो सुहाना ने अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहा, वरना? वरना कुछ नहीं, फिर कुछ सोच कर, वरना हाँ, मैं फिर से रोना शुरू कर दूंगी और तुम्हारे चुप करवाने पर भी चुप नहीं होंगी। हाँ। विक्रांत ने सुहाना के गालों को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुहाना बेबी, अगर तुम्हारी इन मोटी मोटी आंखों से एक बूंद आंसू भी निकला ना, वह भी उस स्टूपिड से एक्टर के लिए, तो कल ही उस एक्टर के मरने की ब्रेकिंग न्यूज आएगी टीवी पर। फिर तुम मनाती रहना सारी जिंदगी मातम उसके मरने का, समझी? कहकर उसने सुहाना को साइड किया और वॉशरूम में चला गया। सुहाना भी उसके पीछे जाने ही वाली थी कि तब तक विक्रांत ने उसके मुंह पर ही डोर बंद कर दिया, जिससे सुहाना 2 कदम पीछे हट गई। फिर वह अपने नाखून चबाते हुए बोली, कहीं सच में इस शैतान ने उस आयुष को मरवा दिया तो? ये ऐसा कर भी सकता है? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, आयुष को मरना नहीं है, मेरा आयुष ऐसे नहीं मर सकता। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे उससे मिलना भी है। अभी तक तो उसने मुझे अपना ऑटोग्राफ भी नहीं दिया है। फिर उसने पलटकर वॉशरूम की तरफ देखा और अपने हाथ बांधते हुए बोली, तुम तो मुझे उससे जरूर मिलवाओगे, आखिर मैं भी सुहाना मिश्रा राजावत हूँ, अपनी जिद की पक्की। रात को डिनर टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। सुहाना अपने आप में ही खोई हुई प्लेट में खाली चम्मच चला रही थी। तो देविका ने सुहाना से पूछा, सुहाना तुम्हें क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो सुहाना ने उदासी भरी आवाज में कहा, अब चैन की रोटी मेरे नसीब में कहाँ है देविका दी? जब हमारा दिल, जिगर, गुर्दा, रीवर और फेफड़े सब उदास हो तो भूख भी नहीं लगती है। विक्रांत जो उसके सामने ही बैठा हुआ था, उसने फेक स्माइल के साथ कहा, सुहाना तुम्हें कुछ बताना था, कल की ब्रेकिंग न्यूज तुम मिस मत करना। सुहाना विक्रांत का इशारा अच्छे से समझ गए, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपनी प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोली, पता नहीं, अचानक मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी है। मुझे अपने बेबी को ऐसे भूखा नहीं रखना चाहिए ना, कम से कम उसके लिए तो मुझे खाना खाना ही चाहिए ना। कहकर सुहाना जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। वहीं अभी आंखें फाड़े हैरानी से सुहाना को सभी आंखें फाड़े हैरानी से सुहाना को देख रहे थे कि अचानक से इसे क्या हुआ। लेकिन विक्रांत तिरछी स्माइल के साथ सुहाना को देखते हुए मन ही मन बोला, इस टेढ़ी खीर को सीधा करना मुझे अच्छे से आता है, इडियट। मुझे बनाने
मुझे बनाने चली थी। वहीं कुछ देर बाद रूहानी ने दादी से कहा, दादी कल सुबह ही मैं भाई के साथ जा रही हूँ 3 दिनों के लिए वहीं रहने। तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है सुहाना, कुछ दिन वहां हो आओ। वहीं एक होटल के व- वहीं एक होटल के प्राइवेट रूम में सुहाना बार बार मिरर के सामने जाकर अपनी ड्रेस सही कर रही थी और बार बार अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखकर यह तसल्ली कर रही थी कि वह अच्छी लग रही है या नहीं। वहीं विक्रांत सोफे पर बैठे हुए अपने फोन पर देखते हुए बार बार सुहाना को देखते हुए उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। सुहाना को ऐसा करते देख विक्रांत ने मन ही मन कहा, आज तक कभी मेरे लिए तो इतनी अच्छे से ड्रेसअप नहीं हुई, लेकिन उस नौटंकी बात से मिलने के लिए एक एक चीज पर गौर किया जा रहा है। पर मैं भी विक्रांत राजावत हूँ। अगर आज ही मैंने तुम्हारे तुम्हारे सिर से उस 2 टके के एक्टर का भूत ना उतारा ना सुहाना, तो मैं भी तुम्हारा हस्बैंड नहीं। कुछ ही देर में रूम का डोर बेल बजी। सुहाना एक्साइटमेंट के साथ रूम के डोर की तरफ भागी तो विक्रांत ने सोफे से खड़े होते हुए उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, इतना ज्यादा उछलो मत और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाओ, मैं डोर ओपन कर रहा हूँ। पर विक्रांत तो सुहाना कुछ बोलने ही वाली थी कि विक्रांत ने कहा, मैंने कहा ना डोर ओपन कर रहा हूं मैं, चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाओ। विक्रांत ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा तो सुहाना चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि वह अपने फेवरेट एक्टर आयुष से क्या क्या बात करेगी। उसने तो अच्छी खासी लिस्ट भी तैयार कर रखी थी मन में कि वह आयुष से क्या क्या सवाल पूछेगी। विक्रांत ने रूम का डोर ओपन किया तो सामने ही एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था जिसने एक 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसे देखकर विक्रांत ने पीछे पलटकर सुहाना की तरफ देखा जो एक्साइटमेंट में फूली नहीं समा रही थी। फिर विक्रांत ने आयुष की तरफ देखा और अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने जो कहा था अच्छे से याद है ना? तो आयुष ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, जी सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, पर मेरी वो मूवी में रोल दिलाने का अपना वादा भूलिएगा नहीं। विक्रांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, अगर आज तुमने अपना काम अच्छे से किया तो वो मूवी तुम्हारी। कहकर विक्रांत डोर के सामने से हट गया। आयुष अब झिझकते हुए रूम के अंदर आया। सुहाना ने जब आयुष को देखा तो उसका तो मन हुआ कि वह उड़ती हुई जाए और आयुष के गले लग जाए, लेकिन तभी उसकी नजर विक्रांत की नजरों से मिली तो उसे खा जाने वाली नजरों से वार्निंग दे रहा था कि अभी अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। इसलिए सुहाना के जो पंख उड़ने के लिए फड़फड़ाने को तैयार थे अचानक ही फड़फड़ाना बंद हो गए। फिर वह शर्माते हुए आयुष के सामने आई और स्माइल करते हुए बोली, मैं कब से आपका वेट कर रही थी आयुष जी, आप नहीं जानते मैं कितने सालों से आपसे मिलना चाहती थी। आपसे मिलना मेरा एक सपना था। कहते हुए सुहाना इतनी ज्यादा शर्मा रही थी कि एक पल को तो विक्रांत को भी भरोसा नहीं हुआ कि इसे शर्माना भी आता है। मुझे तो पता ही नहीं था। विक्रांत के फेस पर कुछ इसी तरह के एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। वहीं आयुष ने भी स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सुहाना मैम। सुहाना के फेस की स्माइल एकदम से गायब हो गई और वह हैरानी से आयुष की तरफ देखती हुई बोली, मैं आप मैम, आप मुझे मैम क्यों कह रहे हो? तो आयुष ने झिझकते हुए कहा, आप विक्रांत सर की वाइफ हैं तो मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ? आप मेरे लिए मैम ही तो हैं। आयुष की बात सुनकर सुहाना ने विक्रांत की तरफ देखा तो विक्रांत ने भी अपने कंधे उचकाते हुए जैसे इशारे में जवाब दे दिया था, मेरा रॉ भी इतना है तो मैं क्या करूँ? सुहाना ने विक्रांत को एक अजीब सा लुक दिया और वापस आयुष से कहा, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। कहकर सुहाना ने उसे हाथ के इशारे से सोफे पर बैठने का इशारा किया। आयुष जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। सुहाना उसके बगल में बैठने ही वाली थी तब तक विक्रांत ने उसे खींचकर अपनी तरफ कर लिया। तो सुहाना ने हैरानी से विक्रांत की तरफ देखा तो विक्रांत ने धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हारा यह क्रश है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम इससे चिपक कर बैठोगी। चुपचाप यहाँ बैठो अपने हस्बैंड के साथ। विक्रांत तुम ना सुहाना कुछ और कहना चाहती थी कि तभी आयुष ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैम आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मुझे सर ने बताया कि आपकी बड़ी इच्छा थी मुझसे मिलने की। तो सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष जी आप प्लीज मुझे बार बार मैम कहकर मत बुलाइए, आप मुझे सिर्फ सुहाना कहिए। तभी विक्रांत ने अपनी रूड वॉइस में कहा, क्यों? अगर वह तुम्हें मैम कहेगा तो क्या तुम्हारा कुछ घट जाएगा? तो सुहाना ने विक्रांत को खा जाने वाली नजरों से घूरा और इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। विक्रांत ने भी उसे वार्निंग देने वाला लुक दिया। अब दोनों ही आंखों में फाइट स्टार्ट थी और बेचारा आयुष तो इस डर से बैठा हुआ था कि कहीं इस मियाँ बीवी की लड़ाई में वो शहीद ना हो जाए। विक्रांत ने सुहाना से कहा, आयुष के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वह सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ आया है, तुम्हें जो पूछना है अभी पूछ लो। तो सुहाना ने जल्दी से आयुष से कहा, हाँ
आयुष जी, मुझे आपसे काफ़ी कुछ पूछना था और कहना था कि आपको पता है मैं आपका वह सीरियल कब से देख रही हूँ, जब मैं 12th क्लास में थी। और सच बता रही हूँ, जब से मैंने आपको देखा है आप मेरे क्रश बन गए हैं। मेरे तो क्या, आप तो पूरी क्लास क्लास के क्रश बन गए थे। और हर लड़की यही चाहती थी कि उन्हें पति मिले तो सिर्फ आपके जैसा मिले। पता है मैं कब से आपका ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, कहकर सुहाना ने अपना हथेली को आगे बढ़ा दिया। तो विक्रांत ने उसके हथेली को अपने हाथों में पकड़ लिया, पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सुहाना बेबी, ऑटोग्राफ पेपर पर लिया जाता है, ना कि हाथ पर, समझी। सुहाना अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, घर में तो हाथ पर ही लूंगी ना। विक्रांत ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे हाथ पर ऑटोग्राफ देने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं, कहकर विक्रांत ने आयुष की तरफ देखा। क्यों आयुष, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो आयुष ने भी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बात नहीं सुहाना जी, मैं आपको एक पेपर पर ऑटोग्राफ देता हूँ, कहकर आयुष ने सामने ही खड़े डायरी और पेन को उठाया और उस पर अपना ऑटोग्राफ देने लगा। तभी सुहाना ने उसे याद दिलाते हुए कहा, लव विथ सुहाना जरूर लिखना, ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं। तो विक्रांत ने धीरे से सुहाना के कानों की तरफ जाकर कहा, लव विथ सुहाना, हाँ तुम कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रही हो सुहाना। तो फिर सुहाना ने भी धीरे से कहा, ऑटोग्राफ तो ऐसे ही दिया जाता है ना, और जब ऑटोग्राफ देने वाला तुम्हारा क्रश हो तब बात ही क्या है। ठीक है तो मैं दिलवाता हूँ तुम्हें ऑटोग्राफ, कहकर विक्रांत ने आयुष से कहा, हाँ तो आयुष यह लिखना मत भूलना, लव विथ माई लविंग मिस्टर सिस्टर सुहाना। हाँ सिस्टर, तुम मेरे क्रश को मेरा भाई बना रहे हो। विक्रांत तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सुहाना ने रुआसा होते हुए कहा। तो विक्रांत ने कहा, मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में या तो तुम्हारे आसपास जितने भी लड़के हैं वह तुम्हारे भाई की तरह हैं, समझी। यह आयुष भी तुम्हारे भाई जैसा ही हुआ। वहीं आयुष बेचारा तो यहाँ खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अब तो वह खुद ही पछता रहा था कि वह भला इस डेविल की बीवी का क्रश कैसे बन गया। वह तो जल्द से जल्द यहाँ से बचकर भाग निकलना चाहता था। वहीं उसने जल्दी से पेपर पर वही लिखा जो विक्रांत ने उसे लिखने के लिए कहा था और सुहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए मिस्टर, लीजिए सिस्टर, ये आपके लिए। अपने क्रश का खुद को सिस्टर कहना सुहाना के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसका तो मन कर रहा था अभी यहाँ बैठकर दहाड़े मार मार कर रोए, और अगर इस आयुष यहाँ नहीं होता तो पक्का वो ऐसे ही रोने वाली थी। आयुष ने विक्रांत से कहा, सर मेरा काम हो गया है तो मैं जाऊँ यहाँ से। तो विक्रांत ने कहा, नहीं आयुष तुम भूल गए, तुम्हें अभी एक और जरूरी काम करना है। अब तुमने सुहाना की विश पूरी कर दी, अब तुम्हारी अपनी विश तो पूरी करो। तो आयुष ने पूछा, कौन सी विश। तो विक्रांत ने उसे घूर कर देखा। तभी आयुष को एकदम से याद आया, ओह हाँ मेरी विश। फिर उसने सुहाना से कहा, सुहाना मैम मेरी एक विश थी, क्या आप वह पूरी करेंगी। तो सुहाना ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पूरी करूंगी ना। तो आयुष ने अपनी कोट की पॉकेट से एक राखी निकालते हुए सुहाना की तरफ बढ़ाई और कहा, मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ की कलाई पर यह राखी बांधकर मेरी बहन बन जाइए। सुहाना को तो अब चक्कर ही आने लगे थे। यह हो क्या रहा है, उसने बेचारी नजरों से विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत की फेस की स्माइल को देख कर वह समझ गई कि यह सारा किया धरा विक्रांत का ही है। उसका तो मन कर रहा था कि वह अब विक्रांत को पीट ही दे। वह ऐसा नहीं कर सकती थी ना, कहाँ सुहाना के नाजुक से छोटे छोटे हाथ और कहाँ विक्रांत हट्टा कट्टा इंसान। अगर वह उसे मारती भी ना तो चोट उसके हाथों में ही लगती। पर सुहाना ने एक आखिरी कोशिश करते हुए आयुष से कहा, आयुष जी आपके आसपास तो कई लड़कियां होती हैं, आप उनसे ही राखी बंधवा लीजिए ना, मुझसे ही क्यों। तो आयुष ने कहा, वह क्या है ना, वह सभी लड़कियां मुझे भाई की नज़र से देखती ही नहीं है, लेकिन आपको देखकर मुझे भाई बहन वाली फीलिंग आ रही है। तो मैंने भी सोच लिया कि आपको मैं अपनी बहन बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप यह राखी मेरे हाथ पर बांध दीजिए ना। सुहाना ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर उस राखी को ले लिया। तभी वहां पर एक म्यूजिक प्ले होने लगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सुहाना ने अपने आसपास देखते हुए कहा, यह म्यूजिक कौन बजा रहा है। तो विक्रांत ने कहा, म्यूजिक कहाँ म्यूजिक तो कोई नहीं बजा रहा है, शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। अक्सर ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे बजने शुरू हो जाते हैं ना सुहाना। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह आयुष को अपना भाई बनाओ। सुहाना ने रोनी सी सूरत बनाकर अपना सिर हाँ में हिलाया और आयुष की बड़ी हुई कलाई की तरफ देखा और धीरे धीरे कांपते हाथों से उसकी कलाई पर वह राखी बांध दी। राखी बांधते ही सुहाना ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आयुष एकदम से घबरा गया कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है, वरना सामने बैठा
बैठा हुआ डेविल उसे गोली से ही उड़ा देगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, आयुष घबराते हुए बोला। तभी विक्रांत ने आयुष से कहा, घबराओ मत, ये थोड़ा इमोशनल हो गई है। दरअसल इसके पास कोई भाई नहीं था ना, अब इसके पास भी कहने को एक भाई है ना सुहाना। विक्रांत का यह कहना था कि सुहाना ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे विक्रांत पर गुस्सा भी आ रहा था और आयुष को अपना भाई बनाने पर दुख भी हो रहा था। विक्रांत ने आयुष से कहा, अच्छा तुम अब जाओ, मेरी बीवी तुम्हें देखकर बार बार इमोशनल हो रही है। और हाँ, हर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने जरूर आना अपनी इकलौती बहन से। आयुष ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और रूम से बाहर चला गया। सुहाना विक्रांत के सीने पर मारती हुई बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यह तुमने जानबूझकर किया है ना। वह मेरा क्रश था, मेरा इकलौता क्रश। मैं कब से उसे मिलना चाहती थी, पर तुमने तो उसे मेरा भाई बना दिया। पर विक्रांत मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। उसने जो चाहा था वह उसने कर लिया। वहीं सुहाना विक्रांत की गोद में बैठे हुए उसके कंधे पर मारे जा रही थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा ही करना था तो मुझे मिलवाना ही नहीं था ना आयुष से। तो विक्रांत ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तो मैं तुम्हें कब मिलवाना चाहता था? तुम ही जिद कर रही थी कि मुझे मिलना है मेरे क्रश से, तो बस मैंने उसे मिलवा दिया, पर अपने तरीके से। अब ये ड्रामा करना बंद करो और घर चलो, और आइंदा से स्टूपिड सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेबी तुम्हारी वजह तुम्हारी तरह ड्रामेबाज बने। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना ने मुंह फुलाए विक्रांत की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें ड्रामेबाज लगती हूँ? तो विक्रांत ने सुहाना के गालों को पिंच करते हुए कहा, तुम हो ड्रामा क्वीन, इसमें कोई शक है क्या? सुहाना ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ ठीक है, हूँ मैं ड्रामा क्वीन। आखिर ड्रामा क्वीन होना भी अपने आप में एक टैलेंट है जो हर किसी में नहीं मिलता है। सुहाना एटीट्यूड के साथ कहा। तो विक्रांत ने उसकी कमर थाम उसे अपने और करीब करते हुए कहा, और क्या क्या टैलेंट है तुम में सुहाना? क्या अपने हस्बैंड को खुश करने का टैलेंट है तुम्हारे अंदर? विक्रांत एक शरारती स्माइल के साथ पूछा। तो सुहाना थोड़ा शर्मा गई और विक्रांत के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, तुम ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो विक्रांत। तो विक्रांत ने सुहाना के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया और कहा, फिर किसके सामने ऐसी बातें करूं? बोलो, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के सामने? विक्रांत तुम ना, सुहाना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विक्रांत उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। शिवाय का मेंशन। रूहानी एक औरत की बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी हुई थी। उस औरत की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। इसका साफ मतलब था कि वह औरत अब इस दुनिया में नहीं है। रूहानी बहुत ही इमोशनल होकर उस तस्वीर को देखे जा रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रूहानी उस तस्वीर में ही पीछे खड़े हुए इंसान के अक्ष को देख पा रही थी। उसने बिना पीछे मुड़े हुए ही कहा था, डैड, मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं माँ से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। काश कि वह औरत मुझे अपने साथ ना ले जाती तो मेरी माँ को इस तरह मेरी याद में तड़पते हुए ना जाना पड़ता। रूहानी के पीछे ही उसके डैड खड़े हुए थे। वह अब रूहानी के बगल में आकर खड़े हो गए और आंखों में हजार इमोशन समेटे हुए वह भी उस औरत की तस्वीर को देख रहे थे। यह औरत कोई और नहीं, शिवाय की माँ थी। रूहानी के डैड कुछ देर तक तो चुपचाप ऐसे ही खड़े रहे। फिर उन्होंने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है प्रिंसेस, जब तुम छोटी सी थी ना, मतलब जब तुम पैदा हुई थी, उस वक्त 1 महीने तो तुम्हारी माँ ने, मतलब शिवाय की माँ ने तुम्हें अपनी गोद में नहीं लिया था, क्योंकि तुम्हें देखकर उन्हें अपने साथ हुआ धोखा याद आता था। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी मासूमियत देखकर उनका दिल पिघलने लगा और उसके बाद तो वह तुम्हें सिवाय से भी कहीं ज़्यादा प्यार करने लगी थी। तुम में जान बसती थी उसकी, और जब से तुम्हारा किडनैप हुआ था तब से ही वह बीमार रहने लगी थी और अपने आखिरी वक्त में वह तुम्हें ही याद करती रहती थी। अपने डैड की बात सुनकर रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने डैड के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, मुझे नफरत है उस औरत से जिसने मुझे जन्म दिया है। मैं जिंदगी में कभी भी उसे नहीं देखना चाहती। उसकी वजह से मैंने अपनी उस माँ को खो दिया जिसने मुझे जन्म ना देकर भी इतना प्यार दिया है। फिर रूहानी ने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, उस औरत की वजह से मैं इतने सालों तक अनाथों की तरह रही। मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। मैं नफरत करती हूँ डैड, उससे बहुत नफरत करती हूँ। रूहानी के डैड ने गहरी सांस ली और फिर रूहानी को कंधों से पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए कहा, बेटा, नफरत की एक वजह होती है किसी से रिश्ता जोड़ने का। उसे तुम कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हो तो उससे नफरत भी मत करो, क्योंकि यह नफरत भी तुम्हें कहीं ना कहीं उससे जोड़े रखेगी। रूहानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं डैड, वह औरत तो मेरी नफरत के भी लायक नहीं है। एक सुनसान, एक घने जंगल
के अंदर बना एक पुराना किला जो एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। वह जंगल देखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन इस खंडहर के पीछे आधी रात राजावत गुस्से से आग बबूला होता हुआ अपने बेटे अजीत से बोला, सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, लेकिन उस रेहान राठौर ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अजीत ने कहा, डैड, आपने उसे शायद हल्के में ले लिया, इसी वजह से सब कुछ हुआ है। आपको पता है, रेहान राठौर और विक्रांत ने मिलकर हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब हमारा बिजनेस घाटे में चल रहा है। तो अधिराज ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इसकी भरपाई तब अब उस रेहान राठौर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, और उस रेहान राठौर को अब मरना होगा, क्योंकि जब तक मैं उसकी मौत की खबर नहीं सुनूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो अजीत ने कहा, मैंने इसके लिए कुछ सोचा है डैड, और अपने आदमियों को भी इस काम पर लगा दिया है। जल्दी आपको रेहान राठौर की मौत की खबर हर न्यूज चैनल पर सुनाई देगी। अपने बेटे की बात सुनकर अधिराज के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई और कहा, और मैं इस न्यूज का इंतजार करूंगा अजीत, तब तक मुझे ऐसे ही छुप कर रहना होगा, और जिस दिन रेहान राठौर इस दुनिया को छोड़ेगा उस दिन मैं वापस इस दुनिया के सामने आऊंगा। वहीं देविका की गाड़ी एक कैफे के बाहर आकर रुकी। देविका गाड़ी से बाहर आई और उसने अपने कदम कैफे के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। कैफे के अंदर आकर देविका ने अपने आसपास देखा जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी एक कोने वाली टेबल पर बैठे हुए इंसान को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। देविका ने चेयर पर बैठते हुए कहा, मुझे आने में कहीं देर तो नहीं हुई ना शिवाय? उसके सामने शिवाय ही बैठा हुआ था। शिवाय ने अपना फोन पॉकेट में रखते हुए कहा, नहीं देविका, मैं भी बस 5 मिनट पहले ही आया हूँ। अच्छा, तुम क्या लेना चाहोगी? हम पहले ऑर्डर कर देते हैं। तो देविका ने कहा, नहीं, मेरा अभी कुछ लेने का मन नहीं है। वैसे शिवाय, हम काफ़ी वक्त बाद किसी कैफ़े में मिल रहे हैं ना? तो शिवाय ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हें याद है जब हम लोग अब्रॉड में थे तो अक्सर ही कॉलेज के बाद ऐसे ही किसी कैफे में जाया करते थे, और हमारे साथ 2-3 दोस्त और होते थे। तो देविका ने हंसते हुए कहा, हाँ याद है, रिया और देवांश। वैसे वो लोग अब कहाँ हैं? तुम्हें कुछ पता है? तो शिवाय ने कहा, हाँ, तुम्हें पता नहीं है, उन दोनों ने शादी कर ली है और अब तो उनके बच्चे भी हैं। तो देविका ने हैरानी से पूछा, क्या शादी कर ली और पेरेंट्स भी बन गए? तो शिवाय ने कहा, और नहीं तो क्या, कॉलेज खत्म होने के बाद तुरंत ही उन दोनों ने शादी कर ली थी। और वैसे तुम्हें पता नहीं होगा कि कॉलेज के टाइम में ही उन दोनों का अफेयर चल रहा था। तो देविका ने हैरानी से कहा, पर मुझे कैसे पता नहीं चला? तो शिवा ने थोड़ा एटीट्यूड से कहा, यह प्यार की बातें हैं देविका, हम नज़रों से पहचान जाते हैं। तो देविका ने भी शिवाय के हाथ पर मारते हुए कहा, बड़ी अलग नज़र मिली है तुम्हें शिवाय, वैसे आजकल वह है कहाँ? तो शिवाय ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा, यार तुम्हारे हाथ पर मारने की आदत आज भी नहीं गई। वैसे तुम्हें बता दूं, वह लोग अभी यूएस में ही रह रहे हैं और वहीं सेटल हैं। जब भी मैं कभी यूएस जाता हूं तो मेरा उनसे मिलना हो जाता है। तो देविका ने कहा, अच्छा, तुम्हारे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो मुझे ज़रूर देना, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। तो शिवाय ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है, लो अभी उनका नंबर। कहकर शिवाय ने अपना फोन पॉकेट से निकाला और उनका नंबर सर्च करने लगा। कुछ देर बाद शिवा ने देविका को अपने पुराने दोस्तों का नंबर दे दिया। तभी एक वेटर उनका ऑर्डर लेने आया। तो शिवाय ने देविका की तरफ देखा तो देविका ने कहा, ठीक है, ऑर्डर करती हूँ। फिर देविका ने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया तो वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। देविका ने फिर शिवाय से कहा, और शिवाय, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी भी एज हो चुकी है शादी की, तुम्हें भी अब सेटल हो जाना चाहिए था। तो शिवाय के फेस पर जो स्माइल थी वह एकदम से चली गई। शिवाय ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, जिससे शादी करना चाहता था उसने कभी मुझे भाव ही नहीं दिया, तो बस मेरा दिल फिर किसी और पर आया ही नहीं। शिवाय की बात सुनकर देविका के फेस की स्माइल भी चली गई और वह इधर उधर देखने लगी जैसे कि वह शिवाय के कहने का मतलब समझ गई हो। फिर कुछ देर बाद देविका ने शिवाय से कहा, शिवाय, मुझे पता है कि तुम यह बात क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरी जो फीलिंग थी वह मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दी थी, और इस तरह से अकेले तुम अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। अभी भी वक्त है, मेरी बात मानो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। तो शिवाय ने देविका की तरफ देखते हुए पूछा, और अगर मैं कहूँ कि मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो? शिवाय की बात सुनकर देविका उसे देखती ही रह गई। क्या शिवाय आज भी उसका इंतजार कर रहा है? इस बात पर देविका को भरोसा नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद देविका खुद को संभालते हुए बोले, शिवाय, तुम जानते हो ना मेरी लाइफ के बारे में, फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? देविका ने यह बात थोड़ी नाराजगी से कही। तो शिवाय ने भी देविका से कहा, अभी तुमने ही तो कहा कि अकेली पूरी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती, तो तुम भी तो अकेली हो ना देविका, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को मिलकर एक दूसरे का अकेलापन दूर करना चाहिए? देविका ने अब थोड़ा
पर झेपते हुए कहा, सिवाय इस टॉपिक पर बात मत करो। तो सिवाय ने भी अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ओके बाबा, नहीं करता इस टॉपिक पर बात, चलो कुछ और बताओ, अपनी लाइफ के बारे में आगे क्या करने का सोचा है तुमने। सिवाय की बात सुनकर देविका थोड़ी सी उदास होते हुए बोली, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है, लाइफ में इतना कुछ हुआ है ना कि कुछ सोचने का वक्त नहीं मिला। तो सिवाय ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा देविका, तुम्हारे उस ड्रीम का क्या हुआ जिसे तुम पूरा करना चाहती थी। तो देविका ने कंफ्यूजन से सिवाय की तरफ देखते हुए पूछा, ड्रीम? कौन सा ड्रीम सिवाय? तो सिवाय ने हैरानी से कहा, यार तुम्हारा एक ही तो ड्रीम था, एक अच्छी नॉवलिस्ट बनने का, और तुमने ही तो कहा था कि कॉलेज खत्म होते ही तुम अच्छी सी नॉवेल भी लिखोगी, तुम भूल गई इसके बारे में। तो देविका ने अपनी फॉरहेड को हल्का सा टैप करते हुए कहा, अरे हाँ, इन सब बातों के पीछे तो मैं इस ड्रीम को तो भूल ही गई। वैसे भी मेरी स्टोरी भी किसी नॉवेल से कम नहीं है सिवाय, अब सोच रही हूँ अपनी ही आत्मकथा लिख दूँ। तो सिवाय ने हंसते हुए कहा, यह भी अच्छा आइडिया है, और वह आत्मकथा सबसे पहले मैं ही पढ़ूंगा, और हाँ, अपनी नॉवेल में मेरा जिक्र करना भूलना मत। सिवाय की बात सुनकर देविका को हंसी आ गई। अब तक वेटर भी उनका ऑर्डर लेकर आ गया था। वेटर के जाने के बाद शिवाय और देविका ने कुछ देर और बात की, उसके बाद वह दोनों वहां से चले गए। रात का वक्त, रूहानी अपने डैड के रूम में थी और वहां पर एक एल्बम में अपने बचपन की फोटोज देख रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन फोटोज को देखकर रूहानी की वो यादें भी ताजा हो गई जो वक्त के साथ धुंधली हो चुकी थी। तभी सिवाय रूम के अंदर आया और रूहानी और अपने डैड के सामने ही सोफे पर बैठते हुए उसने एक फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, डैड यह लीजिए, आपने जो मंगवाया था मैं ले आया हूँ। तो रूहानी के डैड ने उस फाइल्स को उठाकर एक सरसरी निगाह उस पर डाली और शिवाय की तरफ देखते हुए कहा, अब वक्त आ गया है शिवाय, जिसकी अमानत है उसे देने का, कहकर उन्होंने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, रूहानी। तो रूहानी ने अपना सिर उठाकर अपने डैड की तरफ देखा और फिर शिवाय की तरफ, फिर अपने डैड से कहा, जी डैड कहिए। तो रूहानी के डैड ने वह फाइल रूहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, इस पर साइन कर दो। तो रूहानी ने कंफ्यूजन से उस फाइल्स की तरफ देखा और फिर अपने डैड से पूछा, यह क्या है डैड। तो रूहानी के डैड ने कहा, यह हमारी कंपनी के 50% शेयर्स हैं जो तुम्हारे नाम पर है। अपने डैड की बात सुनकर रूहानी हैरानी से उन्हें देखने लगी। डैड, आपकी कंपनी के 50% शेयर्स मेरे नाम पर क्यों? तभी सिवाय ने रूहानी से कहा, क्योंकि रूहानी डैड ने अपनी वसीयत के अकॉर्डिंग यह 50% शेयर्स तो तुम्हारा नाम किया है, और तुम भी डैड की बेटी हो, तो उस हिसाब से तुम्हारा हक भी बनता है। तो रूहानी ने शिवाय से कहा, पर भाई मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे मेरी फैमिली मिल गई और मुझे क्या चाहिए, और यह आप ही रखिए, यह मेरे नहीं है। तो शिवाय ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं रूहानी, यह वसीयत तभी बना दी गई थी जब तुम्हारा किडनैप भी नहीं हुआ था, और दादू ने हम दोनों के ही नाम 50% शेयर कर दिए थे, और यह तो तुम्हारी अमानत थी जो इतने सालों से हमारे पास थी। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो तुम हमें मिल जाओगी, और अब तब हम तुम्हें यह अमानत लौटाएंगे। तो अब यह तुम्हारी अमानत है और तुम ही संभालो। रूहानी के डैड ने भी उसे समझाते हुए कहा, हाँ बेटा, यह तुम्हारा हक है, जैसे सिवाय मेरा बेटा है ऐसे तुम भी मेरी बेटी हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मिलकर मेरी विरासत को संभालें। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।